हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंगल और आज की एनवायरनमेंट क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे एटमॉस्फेयर की। पृथ्वी पे कौन-कौन सी गैसेज़ हैं, कितनी-कितनी उनकी परसेंटेज है, कौन-कौन से लेयर हैं आपके और किस लेयर की क्या विशेषता है आपके एटमॉस्फेयर की, वो सारी बातें आपसे की जाएँगी। तो ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी, डी ट्रिपल एसबी, सीटेट, यूपी टेट, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ओवरऑल हर जगह पे आपको काम आएगा और आपको हर जगह आपको ये बढ़िया नंबर देने में स्कोर किया करेगा। ठीक है? तो बिना देरी के चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों एटमॉस्फेयर। हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर। तो हम जैसे कि हर क्लास में दोस्तों जो टॉपिक होता है हमारा उसी को हम तोड़ के देखते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। तो अगर इसको एटमॉस्फेयर को अगर आप तोड़ें तो 2 वर्ड आपको निकलेगा, एक निकलेगा एटमो, दूसरा निकलेगा स्फीयर। देखिए ना, एक है वर्ड एटमो, दूसरा है स्फीयर। ठीक है? उसी तरह से आप इसमें देखिए थर्मो, मीजो, स्ट्रैटो, ट्रोपो, एक्सोस। ठीक है? और सब में क्या है? स्फीयर स्फीयर स्फीयर। तो अगर स्फीयर की बात की जाए आपसे, तो स्फीयर का मतलब क्या होता है? स्फीयर का मतलब वैसे अगर गणित की बात की जाए तो गणित में स्फीयर एक शेप होता है, जैसे कि एक बॉल होती है आपकी, वो होलो स्फीयर हो सकता है या फिर पूरा भरतू गेंद हो सकती है। तो स्फीयर मतलब एक प्रकार का गोला होता है। ठीक है? तो गोला एक सर्कल, एक तो हो गया कि सर्कल सर्कल आपका एक 2D ऑब्जेक्ट है। उसी को अगर 3D ऑब्जेक्ट में दिखाना हो आपको, जैसे ये जो कड़ा मैंने पहन रखा है ये एक सर्कल है। ठीक है? लेकिन अगर आप किसी बॉल को उठाते हैं तो एक स्फीयर होता है। तो आप उस लैंग्वेज में आप समझ गए होंगे स्फीयर क्या होता है। तो अगर पृथ्वी के ऊपर कोई स्फीयर है, मान लीजिए आपकी पृथ्वी है और उसके ऊपर आपने कोई स्फीयर लगा दिया, ठीक है, तो वो भी एक स्फीयर है जो पृथ्वी को घेरे हुए है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बॉल है और उसको आपको पृथ्वी के चारों तरफ चढ़ा देना है, तो वो एक स्फीयर ही तो है जो उसके चारों तरफ चढ़ जाएगी। तो स्फीयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक लेयर। क्या होता है? लेयर या फिर एनवलप। क्या होता है? एनवलप। ठीक है? तो एक एनवलप है जो कि पृथ्वी के चारों तरफ, उसके चारों तरफ फैली हुई है, तो उसे स्फीयर कहते हैं। एटमो वर्ड आपका मतलब क्या होता है? स्मोक और वेपर। ठीक है? जो आपका एटमो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? धुआं। ठीक है? और वेपर तो आप जानते होंगे वेपर क्या होता है। जैसे कोई किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक, मान लीजिए पानी की एग्जांपल ली जाए तो कहते हैं वाटर वेपर, पानी का वाष्प है। तो जब आप किसी भी सब्सटेंस का वाष्पीकरण करते हैं, ठीक है, वेपराइजेशन करते हैं, तो एक निश्चित समय के बाद उसमें क्या होता है? वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो उसका बोलते हैं उसका वेपर है। ठीक है? तो वेपर। ठीक है? अभी हम डिटेल में समझेंगे कि चीज़ें हैं क्या आखिर। तो जनरल मतलब आप समझ गए होंगे कि स्मोक या वेपर कोई चीज़ होती है, एक धुआं या फिर एक वेपर। वेपर बेसिकली सिर्फ पानी की बात नहीं कहती है, वेपर किसी भी चीज़ का हो सकता है। ठीक है? जो भी कन्वर्टेबल हो सके उस फॉर्म में, वो उस चीज़ का हो सकता है। ठीक है? तो इसके बारे में आप केमिस्ट्री में आपको बताया जाएगा। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आएगा कि एटमो और स्फीयर का मतलब क्या होता है। तो आपने इसको तोड़ के देखा, एक एक का हमने मतलब समझा। स्फीयर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एटमो का वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा होगा। तो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ दोस्तों एक हवा की, ठीक है, एक एटमॉस्फेयर की एक बाउंड्री है, एक ब्लैंकेट है, एक कंबल है। ठीक है? एक आवरण है। ठीक है? उसके बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे उसके बेनिफिट हैं। वो सारे बेनिफिट अभी हम देखेंगे इन लेयर्स के अंदर कि क्या क्या बेनिफिट उनके हैं, एक एक करके हम समझेंगे। उससे पहले, चलने से पहले इतना आपको समझ में आ गया कि पृथ्वी के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है। उस एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ प्रमुख गैसेस हैं। कभी कभार क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन सी गैसेस मैक्सिमम है या कौन सी गैसेस सबसे कम है। तो उन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपका एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की बात की जाए कि आपका एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस कितनी है, ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस कितनी है, तो नाइट्रोजन जो आपका है, नाइट्रोजन गैस आपने सुना होगा, नाइट्रोजन, ये कितनी है आपकी? 78%। कितनी है? 78%। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना आपका? ऑक्सीजन है लगभग 20%। ठीक है? तो 78 और 20 लगभग 98। बाकी जो बचेगा आपका लगभग लेस देन 1% बचेगा, क्योंकि 0.95% है, तो लेस देन 1% बचेगा। 1% में आपके जितने भी नोबल गैसेस होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, आपने ये नोबल गैसेस कौन कौन से होते हैं आपके, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये सारे आर्गॉन, ये सारे गैस जो आपके बल्ब में इस्तेमाल किया था, आर्गन। तो नॉन रिएक्टिव गैसेस हो गए आपके। ठीक है? फिर हील, जितने भी हैलाइड्स हो गए, हैलाइड्स ग्रुप हो गए। तो केमिस्ट्री में भी आप देखेंगे कि चीज़ें क्या क्या हैं। तो जो भी इस तरह के गैसेस हैं जो इनके अलावा बचते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो भी गैसेस हैं, तो इन दोनों के अलावा जो भी हैं वो इस 2% या 1% में आ जाते हैं। तो ये आपसे कभी कभार पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा गैसेस एटमॉस्फेयर में कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है? नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद तो ये सब है ही। ठीक है? तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि आखिर जो हमारा एटमॉस्फेयर है
उसमें लेयर्स हैं, ठीक है, नीचे कुछ लेयर है, उसके ऊपर कुछ लेयर है, उसके ऊपर कुछ लेयर है, वो लेयर लेयर के बन के हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। अच्छा, बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर ये जो गैसेज हैं ये क्यों यहाँ पे रुकी हुई हैं, ये उड़ क्यों नहीं जाती, आउटर स्पेस में क्यों नहीं चली जाती। तो जैसे हम आप इस पृथ्वी के ऊपर रुके हुए हैं, हम आप तो नहीं उड़ जा रहे हैं, हम लोग भी इस पृथ्वी पर रुके हुए हैं, तो क्यों रुके हुए हैं? सिंपल सा जवाब है न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ। जो आपका ग्रेविटेशन है पृथ्वी की, ठीक है, जो एस्केप वेलोसिटी आपको मैं बताऊंगा फिजिक्स के अंदर, तो उन सारी चीज़ों का कंसेप्ट है यहाँ पे। बेसिकली मोटी भाषा में आपको बताया जाए तो जो ग्रेविटी है पृथ्वी की, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो इन गैसेस के जो एटम्स हैं, ठीक है, उनको बांध के रखता है, उनको खींच के रखता है ताकि वो आउटर स्पेस में ना जा सकें, या स्पेस जो आपका होता है उसमें ना जा सकें। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आपसे हम करेंगे, ठीक है, एलन मस्क की भी बात करेंगे, कुछ करंट अफेयर्स की भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी आपसे डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्या चीज़ें अभी आपके आसपास चल रही हैं। पहले समझिए क्या है यहाँ पे। तो हमने बात की गैसेस कौन सी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आते हैं अपने लेयर्स के ऊपर। कभी कभार बहुत क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग यहीं से बनते हैं आपके, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर सबसे पहली लेयर, जो पहला लेयर आपको दिख रहा है वो क्या है? ट्रोपोस्फियर। क्या दिख रहा है? ट्रोपोस्फियर। उसके बाद कौन सी लेयर आपको दिख रही है? स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद दिख रहा है आपको मेसोस्फियर। मेसोस्फियर के बाद क्या दिख रहा है? थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर के बाद दिख रहा है एक्सोस्फियर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इनका नाम ऐसे ही रख दिया गया है, ठीक है, इनका नाम ऐसे है मिजोस, ठीक है। तो मिजोस का मतलब एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। मिजो का मतलब क्या होता है? बीच में। तो देखिए इसके ऊपर दो लेयर है, इसके ऊपर दो लेयर है, बीच में ही है, तो मिजोस्फियर इसका नाम रख दिया। तो ऐसे ही सबका नाम है, ठीक है। थर्मोस्फियर कुछ टेम्परेचर की बात की जाएगी, एक्सोस्फियर आउटर लेयर है, इसलिए एक्सो का मतलब क्या होता है? जो बाहरी लेयर है, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों की बात करेंगे। स्ट्रेटा का मतलब लेयर होता है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें तरीकों से आप याद रख सकते हैं कि बीच में सबसे लेयर कौन सी आपकी आएगी? मिजोस्फियर। तो आप इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है? जैसे TSTMTE, TS कुछ भी आप बना लीजिए, आपको ये पता है कि बीच में क्या है? मेसोस्फीयर। उसका नाम ही है मिजो, मिजो का मतलब होता है बीच में। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, अपना ट्रिक आप बना सकते हैं। तो वो ट्रिक्स आप अपने हिसाब से बना लें। यहाँ पे कंसेप्ट लिखे हुए हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। तो इसमें मैंने एक लेयर का नाम हटाया यहाँ से। वो लेयर कौन सी है? आइनोस्फीयर, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया। रीजन बिहाइंड कि उसको ये माना जाता है कि ये आइनोस्फीयर, देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है? मिजो प्लस थर्मो, मतलब मेसोस्फीयर और जो थर्मोस्फीयर आपका, ठीक है, ये मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, इन दोनों के बीच में आयंस की एक लेयर होती है, तो वो इधर उधर मूव करते रहती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस, मतलब उसको मैंने दर्शाया नहीं है यहाँ पे, मैंने अलग से लिख दिया है। तो अगर आपसे पूछे कि कोई आइनोस्फीयर कहाँ पे है, तो आप बताओगे मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बॉर्डर पे, या दोनों के बीचों बीच जो है आपका, मतलब इस जगह पे कहीं पे आपका ये बनेगा, ये मूवमेंट करता रहता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो आइनोस्फीयर, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो एक एक करके सबसे पहले आते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है ट्रोपोस्फियर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली लेयर, सबसे नज़दीक लेयर पृथ्वी के कौन सी है, तो एटमॉस्फेयर में सबसे नज़दीक लेयर कौन सी है आपकी? ट्रोपोस्फियर, सबसे क्लोजेस्ट दिख रहा है आपको। सबसे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एटमॉस्फेयर का जो आपका वातावरण है, उसका जो सबसे ज़्यादा मतलब गैसेज हैं, मतलब मान लीजिए पूरे एटमॉस्फेयर में 100% गैस है, तो उस गैस का 75% गैस कहाँ होता है? ट्रोपोस्फियर में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा कि ट्रोपोस्फियर आपके पृथ्वी के सबसे नज़दीक लेयर है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ट्रोपोस्फियर में आपका जो पूरे वातावरण की गैसेज हैं, मान लीजिए पूरे एनवेलप, सारे लेयर्स में जितनी गैसेज हैं, इन सारे के अंदर जितनी भी गैसेज हैं, उसका 75% कहाँ पे है? आपके ट्रोपोस्फियर में। और पूरे मतलब वायुमंडल का जितना भी वायुमंडल आपका है, उसका 90%, जो 99%, जैसे मान लीजिए जो वाटर वेपर है, पानी जब आपका वाष्पित होकर वाष्प बनता है, ठीक है, वेपर बन जाता है, तो उसका 99% कहाँ पे है? ट्रोपोस्फियर है। तो जाहिर सी बात है कि 99% वाटर वेपर होगा, तो कहीं ना कहीं जो गैसेस की मात्रा है वो यहाँ पे कहीं बढ़ जाएगी। तो आपको 2 पॉइंट रखना है कि सबसे नज़दीक कौन सा है? ट्रोपोस्फियर। सबसे ज़्यादा गैसेस किस लेयर में है? ट्रोपोस्फियर में। कितनी है? 75% है। इसके अंदर क्या है? 99% वाटर वेपर, ठीक है। वाटर का वेपर कितना है? 99%। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसी की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है, ठीक है। गैसेस ज़्यादा होंगी तभी हमको लेने में यहाँ पे आसानी होगी, सांस लेने में, या फिर जो फोटोसिंथेसिस आपकी होती है, ठीक है, वो सारी प्रक्रियाएं जो चलती हैं पृथ्वी के ऊपर, वो तभी संभव हो पाएंगी, ठीक है। तो वो बायो में आपसे बात की जाएगी। अभी आते हैं अपने अगले लेयर के ऊपर, स्ट्रेटोस्फियर। तो सबसे नज़दीक कौन सा है आपका? ट्रोपोस्फियर। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर का बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओजोन गैस, ठीक है, ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, तो बच्चे यहीं पाई जाती है, किसमें? स्ट्रेटोस्फियर में। कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में। तो आप याद रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत बार, अभी जूनियर एडेड में भी पूछा गया है, ठीक है, UP SSSC PT में मेरे ख्याल से क्वेश्चन कहीं आया हुआ था
कि आपका जो ओजोन लेयर है वो किस मतलब एटमॉस्फेयर की लेयर में है, तो आपका स्ट्रेटोस्फीयर में है, ठीक है। वायुमंडल के किस मतलब लेयर में है, तो आपका स्ट्रेटोस्फीयर में आपका ओजोन गैस पाया जाता है। थोड़ी सी बात करते हैं ओजोन के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ओजोन के बारे में। थोड़ा सा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन बता देता हूँ मैं अभी आपको। ओजोन क्या है कि O2 प्लस, ठीक है, O माइनस आयन, ये आपका बनाता है ओजोन गैस, ठीक है। तो ये होता क्या है कि इसका काम क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन गैस क्या करता है, तो ओजोन गैस बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो यूवी किरणें होती हैं, ठीक है, जो यूवी रेज आती हैं सूर्य से, उसको क्या करता है, रोक देता है। तो यूवी रेज को रोकता है। अब उसी यूवी रेज से क्या होता है कि ये जो O2 है ना, इसका ब्रेकडाउन होता है। O2 क्या होता है, O माइनस में टूट जाता है, ठीक है। अब ये वाला कोशिश करता है कि आपका ये समझिए कि ये क्या है कि एक प्रकार से ये O माइनस इसमें जुड़ता है, एलोट्रोप बन जाता है, ठीक है। ये इसका एलोट्रोप बन जाता है। O3 क्या है, एक एलोट्रोप है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ओजोन गैस बना लेता है, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री के बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी और भी जो लोग हैं वो चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं कि आपके ऑक्सीजन गैस का ओजोन गैस का निर्माण कैसे होता है। यूवी लाइट के आने से ऑक्सीजन गैस का जो आपका मॉलिक्यूल है वो ब्रेकडाउन होता है, फिर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये गैस बना लेता है। तो अगर आपसे कोई पूछे, दो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट रखनी है कि स्ट्रेटोस्फीयर में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपका ओजोन गैस। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन गैस का काम क्या है, तो यूवी रेस को रोकना। ओजोन गैस बनती कैसी है, तो यूवी रेस जो आपकी है वो ऑक्सीजन को तोड़ के फिर दोनों कंबाइन करते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर जैसा कि मैंने बताया, दो लेयर्स के बीच वो बीच है, तो मेसोस्फीयर इसका नाम दे दिया गया है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका है कि जो यहाँ पे टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो तापमान होता है वो पूरे वायुमंडल का सबसे कम टेम्परेचर आपका यहीं पे होता है। लगभग -90 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर इस आपके मेसोस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कोल्डेस्ट -90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मेसोस्फीयर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ठंडा कौन सा क्षेत्र है, तो मेसोस्फीयर आपका सबसे कोल्डेस्ट आपका पार्ट है। उसके बाद आते हैं दोस्तों थर्मोस्फीयर भी। थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर में जैसे आप मेसोस्फीयर से जब ऊपर बढ़ेंगे थर्मोस्फीयर, तो थर्मोस्फीयर से आप याद रखिएगा कि जैसे आप थर्मोस्फीयर में एंट्री करते हैं, आपका टेम्परेचर क्या होता है, धीरे 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 बढ़ने लगता है। धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो मेसोस्फीयर में सबसे ठंडा हो जाता है, उसके बाद टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे आपका थर्मोस्फीयर में बढ़ने लगेगा। इसी थर्मोस्फीयर में आप जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ठीक है, पृथ्वी से जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती है आउटर मतलब जिससे आपका ये कम्युनिकेशन होता है या फिर टीवी, ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो सैटेलाइट किस मतलब रीजन में होती है, थर्मोस्फीयर में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपका। एक ओजोन लेयर किस में पाई जाती है, दूसरा सैटेलाइट किस स्फीयर मतलब किस लेयर में आपकी हैं, ठीक है, वायुमंडल के किस लेयर में है, आपके थर्मोस्फीयर में सैटेलाइट स्टेशन होती हैं। इसके बाद क्या होता है, एग्जॉस्फीयर। एग्जॉस्फीयर पृथ्वी का वायुमंडल का सबसे जो बाहरी भाग है, ठीक है, पृथ्वी के सबसे वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग। इसका कोई एग्जैक्ट डिफाइंड नहीं कि मतलब इतनी दूरी तक है, इसलिए कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। इसके बाद क्या आता है हमारा आउटर स्पेस, जहाँ पे हम लोग जाके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी बातें आपसे हम करेंगे फ्यूचर क्लासेस में। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या था कि ट्रोपोस्फियर में आपका 75% गैसेस पूरे वायुमंडल की होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा गैसेस यहीं पे होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है। 99% क्या होता है, वाटर वेपर होता है। पूरे वायुमंडल का 99% जो वाटर वेपर होता है वो यहीं पे होता है। ये आप समझ गए। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटोस्फीयर में कौन सी आपकी गैस पाई जाती है, ओजोन। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। वो आप समझ गए कैसे उसका यूज़ क्या है, मैंने आपको बताया छोटी छोटी बातों में। और मेसोस्फीयर क्या है, दोनों के बीच का एक पार्ट है। यहाँ पर टेम्परेचर सबसे कोल्डेस्ट होता है, ये आपने देखा। थर्मोस्फीयर मैंने आपको बताया टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे हमारी जो सैटेलाइट होती हैं वो स्टेशन होती हैं। उसके बाद है एग्जॉस्फीयर, ठीक है। उसके बाद है एग्जॉस्फीयर। एग्जॉस्फीयर के बाद क्या है, आउटर स्पेस, जो आपका चीज़ें यहाँ से मूव करती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आयनोस्फीयर की। अगर आयनोस्फीयर आपसे पूछा जाए तो मैंने बताया था आयनोस्फीयर कहाँ होता है, आपका मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में ये ऊपर नीचे मूवमेंट करते रहता है। इसका नाम दोस्तों आयनोस्फीयर क्यों है, क्योंकि इस लेयर के अंदर, ठीक है, इस मंडल के अंदर क्या है आपका कि जितने भी एटम्स या गैसेस होते हैं वो आयन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आयन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था O माइनस, ठीक है, ठीक है, O माइनस हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे आपका Mg2+ हो गया, तो वो भी एक आयन है। तो ये जो आयनिक फॉर्म होता है मतलब वो इनबैलेंस फॉर्म में होता है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करना चाहता है। पर इस आयनोस्फीयर के अंदर ये सारे आयंस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा सोडियम क्लोराइड को अगर आप तोड़ो तो क्या होता है, Na+Cl-, तो Na+ एक आयन है, Cl- एक आयन है। तो आयनोस्फीयर के अंदर जो आपके एटम्स होते हैं वो आयन फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसका नाम आयनोस्फीयर है। कहाँ पाई जाता है,
तो मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जो आपके एरोप्लेन्स होती हैं, ठीक है, एरोप्लेन जो आपका होता है वो किस लेयर में मतलब फ्लाई करता है। जैसे जो आपका जेट एयरवेज होती हैं वो किस लेयर में आपका फ्लाई करती हैं, तो ये आपका फ्लाई करती हैं स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बॉर्डर पे, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बॉर्डर पे। मतलब ये देखिए, ये जो लेयर, ये मैंने जो आउटर बाउंड्री बनाई है ट्रोपोस्फीयर की, और ये जो स्ट्रेटोस्फीयर का नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, इस बॉर्डर में हमारी जो क्या है एरोप्लेन यहाँ पे फ्लाई करती है। सवाल उठता है सर यहाँ क्यों फ्लाई करती है, यहाँ नीचे फ्लाई करा देते या और ऊपर लेके चले जाते। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो जो आपका टर्बुलेंस होता है, आपने सुना होगा टर्बुलेंस वर्ड एक होता है, ठीक है, झटके लगना। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक जो आपका एनवायरनमेंट होता है बहुत स्टेबल होता है, ठीक है, यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इस वजह से आपका जो मतलब कोई दुविधा ना है, कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना है, इस वजह से इसको हम यहाँ पे प्लेन को उड़ाते हैं। टर्बुलेंस सबसे कम होता है यहाँ पे, याद रखिएगा, टर्बुलेंस सबसे ज़्यादा कम यहाँ पे होता है। तो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर का जो बॉर्डर है, प्लेन वहाँ पे आपका, जितने भी प्लेन आपके हो गए, जेट प्लेन हो गए या फिर पैसेंजर प्लेन हो गए, ठीक है, तो सारे प्लेन्स आपके यहाँ पे उड़ाए जाते हैं। क्यों उड़ाए जाते हैं, क्योंकि सर एनवायरनमेंट स्टेबल होता है, और स्टेबल होने से क्या फ़ायदा है, कम्युनिकेशन नहीं टूटेगा, फ्लाइट का नेविगेशन काफ़ी आसान होगा, तो क्रैश वैश होने का चांस कम रहेगा। आपने सुना होगा कि जब मौसम ख़राब होता है तो कहीं ना कहीं फ्लाइट प्लेन्स क्रैश हो जाते हैं, तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हम उड़ाते हैं ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें। उससे ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो आयनोस्फीयर में पहुँच जाएंगे। आयंस की वजह से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपका प्रतिबाधित होगा। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि धीरे धीरे प्लेन ऑल्टीट्यूड बढ़ते जाता है तो कम्युनिकेशन उनका टूट जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इतना याद रखिएगा कि ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर के बियॉन्ड जो बॉर्डर है, ठीक है, बाउंड्री है, उसमें ये प्लेन्स फ्लाई करते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ हो गया, और क्या बचता है आपका इसमें से। हाँ, एक क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, एक आर्टिकल आपका आया हुआ था कि एलन मस्क, और आपने नाम सुना होगा जेफ बेजोस का, ठीक है, अमेजन के मालिक हैं जेफ बेजोस, ठीक है, अमेजन कंपनी है, जिन लोगों को नहीं पता, हालांकि सबको पता है, हर कोई मोबाइल फ़ोन्स या फिर चीज़ें ऑर्डर करता है वहाँ से। तो जेफ बेजोस, बोला गया था कि जेफ बेजोस जो आपके हैं अमेजन के CEO, ठीक है, इन्होंने कर्मन लाइन को क्रॉस किया, इन्होंने कर्मन लाइन को क्रॉस किया, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि करंट अफेयर से काफ़ी चीज़ें उठा ली जाती हैं और एग्जाम्स काफ़ी प्रभावित होते हैं इन चीज़ों से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कर्मन लाइन क्या है, ठीक है, कर्मन लाइन क्या है, मतलब कुछ भी पूछा जाता है। आज का एग्जाम डिफाइंड नहीं है कि इसी में से पूछेगा। ये बहुत बहुत बार ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा गैसेस कहाँ पे हैं, सबको पता है ग्रेविटी यहाँ पे ज़्यादा है तो गैसेस यहाँ पे ज़्यादा होंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक मुख्यतः यह कारण है। दूसरा आपसे पूछ लेगा टेम्परेचर सबसे कम कहाँ है, आप बता दोगे, ठीक है, मेसोस्फीयर में होगा। सैटेलाइट कहाँ होती है, बता दोगे, थर्मोस्फीयर में होता है, ठीक है। तो ओजोन कहाँ पे होता है, बता दोगे, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, आप बता लोगे। तो एक जानकारी के लिए मैं आपको लेके आया था कि जेफ बेजोस, एक आर्टिकल छपा था तो मैंने देखा तो लिखा हुआ था जेफ बेजोस क्रॉसेस कर्मन लाइन। तो कर्मन लाइन जैसे कि एग्जैक्टली अगर आप देखें तो जो आपका पृथ्वी के जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसकी जो आउटर बाउंड्री है और जो आउटर स्पेस है, ठीक है, जो स्पेस है आपका, तो उन दोनों को जो डिफाइन करने का एक पैटर्न है, जो डिफाइन करते हैं आप ना, तो वही है कर्मन लाइन, ठीक है। कर्मन लाइन एक तरीका है जिससे आप डिफाइन कर पाते हैं क्या, कि पृथ्वी की जो वायुमंडल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जो बाहरी बाउंड्री है, ठीक है, जो बाहरी सतह है, और जो आउटर स्पेस है, तो उसको डिफाइन करने का तरीका क्या है आपका, कर्मन लाइन। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो कर्मन लाइन आपकी आउटर लेयर है, उससे वो उड़ के स्पेस में गए थे जेफ बेजोस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों, ठीक है। हमने बात की बहुत ही कम शब्दों में कि कौन सी चीज़ें हैं, और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपसे बेसिक छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो तब तक के लिए अगर आपका कोई सुझाव है तो उसको कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, चीज़ें और इम्प्रूव की जाएंगी। और तो अगर आपको चीज़ें पसंद आई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, शुभ रात्रि।